हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहां पर आ गए हैं। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के मैराथन्स। ये वाले जो मैराथन सेशंस में आज ले रहा हूं, ये मई 25 के लिए भी रेलेवेंट है, सितंबर 25 के लिए भी रेलेवेंट है और जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट कभी भी है, आपका एग्जाम कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में है, तो आप इस वाले मैराथन सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें हर चैप्टर के प्रॉपर ब्यूटीफुली कलर्ड नोट्स के थ्रू हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन किया हुआ है। उसका लिंक आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग आईसीएआई ने जो केस बेस्ड एमसीक्यूज की बुकलेट इशू की हुई थी, उसके भी कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 जो आईसीएआई ने मई 25 के लिए निकाली है, उसके भी केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। और आरटीपी जो आईसीएआई ने मई 25 के लिए निकाली है, उसके भी हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के लिंक्स आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपको फटाफट से दिखा भी देता हूं। तो ये आप लोग देख रहे हो यहां पर, ये जो 4 लिंक्स हैं, ये उन्हीं चीजों के लिंक्स हैं। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट। दिस इज द जो आईसीएआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है, वहां से हम लोगों ने थोड़े बहुत किए थे। और ये एमटीपी सीरीज 1 वाला केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और ये आरटीपी मई 25 के केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, आईसीएआई की जो केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है, उसके बचे हुए केस बेस्ड एमसीक्यूज करने, कुछ कुछ करेंगे। ऑब्वियसली सारे के सारे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब में सॉल्यूशंस दिए हुए। तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे करवा दूंगा जो सॉल्यूशंस देख के समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बार आईसीएआई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली जो बुकलेट्स है, उसमें उसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, मतलब सॉल्यूशन का जो करेक्ट आंसर होता है, आंसर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो वो एक काफी अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन कुछ में अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो वो हम लोग यहां पर कर लेंगे। और आईसीएआई के जो अलग अलग सोर्सेज हैं, जहां से आइसोलेटेड एमसीक्यूज हैं, उन आइसोलेटेड एमसीक्यूज को भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज हैं, ये हम लोग करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम के 1.5 दिन पहले वाला जो टाइम होता है, वहां पर हम लोग पूरे 100, 150, 200, 300 जितने भी एमसीक्यूज हैं इनकम टैक्स के और जीएसटी के, वो हम लोग सारे के सारे कर लेंगे। तो एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और तो अभी हम लोगों को यहां पर क्या करना है, 28, 29, 30 वाले मैराथन्स में हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के केस बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए कि सर एमटीपी सीरीज 1 के तो एमसीक्यूज आपने करा दिए केस बेस्ड वाले, लेकिन एमटीपी सीरीज 2 के भी करा दो। तो मैं कहा भाई वो भी करा देते हैं। और कल और परसों हम लोग क्या करेंगे, जो आईसीएआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है, वहां से हम लोग कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। रोज शाम को 5 बजे आप लोगों का सेशन होगा, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम से एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले वाला टाइम होगा, वो आप लोग यहां पर देख सकते हो कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे, तो एग्जाम से 1.5 दिन पहले का पूरा प्लान मेरा क्या है, वो मैं आप लोगों को अभी से बताता चल रहा हूं। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह से हम लोग यहां पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना एमटीपी सीरीज 2 का जो केस बेस्ड एमसीक्यूज वाला डिस्कशन है, वो हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग वीडियो को कर दो लाइक। लाइक्स का बहुत भूखा हूं मैं, लाइक्स का बहुत भूखा हूं मैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आप लोगों के लाइक्स दिखते हैं, मैं खुश हो जाता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर सेशंस लेता हूं, आप खुश हो जाते हो, ऐसे आप लोगों के लाइक्स दिखते हैं यहां पर, मैं खुश हो जाता हूं। ऑलराइट, तो एमटीपी सीरीज 2 हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एमटीपी सीरीज 2 हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड लेट्स सी, इसमें पहला केस जो आया था इनकम टैक्स का, वो क्या था। तो देखो, आपका जो पेपर पैटर्न होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास इनकम टैक्स के 2 केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। हर केस में 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस तो ये केस बेस्ड वाले हो गए। पहले केस में 3 क्वेश्चंस, फिर दूसरे केस में 3 क्वेश्चंस, और उसके बाद 2 आइसोलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर का। राइट, तो ऐसे आपका टोटल इनकम टैक्स का वो होता है। उसके बाद सेम पैटर्न में आपका जीएसटी का भी होता है। तो जीएसटी में भी एग्जैक्टली यही चीज होती है कि जीएसटी में आपके 2 केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, 2 केसेस होंगे, और दोनों केसेस में 3-3 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 2 आइसोलेटेड एमसीक्यूज होंगे, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। तो आओ हम लोग यहां पर एमटीपी सीरीज 2 के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। Ms. Chandni, aged 45 years, provides the following data of her gross receipts for the financial year 23-24 and 24-25. ठीक है, अपनी gross receipts का इन्होंने डेटा दिया। She is engaged in agency business along with providing services as tarot card reader. Okay, तो ये एजेंसी बिजनेस में भी है और tarot card reader की तरह से भी अपनी सर्विसेज सप्लाई करती हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर 23-24 और 24-25 का दिया हुआ है। बिजनेस से इनकी रिसीट्स आई हैं अच्छा, ये तो ये एजेंसी बिजनेस हो गया और ये टैरो कार्ड रीडिंग वाला प्रोफेशन हो गया।
ठीक है, एजेंसी के बिजनेस में ही है, तो एजेंसी के बिजनेस से ये इनकी रिसीट्स हो गई और ये प्रोफेशन से इनकी रिसीट्स हो गई। ठीक, ओके। तो बिजनेस से इनकी रिसीट 78 लाख रुपीस की हैं और प्रोफेशन से इनकी रिसीट्स 43 लाख रुपीस की हैं। ओके, अच्छा, टोटल ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ 21 लाख की हैं और 2024-25 में बिजनेस से रिसीट्स 85 लाख की हैं और प्रोफेशन से इनकी रिसीट्स हैं 47 लाख रुपीस। टोटल ग्रॉस रिसीट्स हो गई 1 करोड़ 32 लाख। ठीक, बढ़िया। During the financial year 24-25, she paid an amount of 1,20,000 rupees to a contractor for polishing her old furniture. तो एक कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने 1,20,000 रुपए दिया, क्यों? उन्हें अपना पुराना फर्नीचर की पॉलिश करानी थी। ठीक है, इन्हें अपने पुराने फर्नीचर की पॉलिश करानी थी। अब देखो, मिस चांदनी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है। अगर मिस चांदनी एक इंडिविजुअल होकर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगी तो क्या इनको सेक्शन 194C में टीडीएस काटना होगा? अगर ये पर्सनल काम के लिए करती हैं तो इनको नहीं काटना होता। ठीक है, अगर ये पर्सनल काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है तो 194C में टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये बात आती है कि अभी तो फिलहाल हमें ये नहीं पता कि ये पर्सनल काम है या नहीं है। वैसे लग रहा है, इस वाली लाइन को पढ़ के लग रहा है फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर, तो इस लाइन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अपना पुराना फर्नीचर को अगर पॉलिशिंग करवा रही है तो ये पर्सनल काम के लिए किया है। दूसरी बात, अगर मान लो ये पर्सनल काम के लिए नहीं होता तो क्या इनके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है सेक्शन 194C? देखते हैं 194C क्या कहता है। 194C कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर था या फिर आपकी प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ऊपर थी। क्या इनका पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर था? नहीं। क्या इनकी प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख से ऊपर थी? नहीं। तो ये किसी भी हालत में 194C में तो टीडीएस काटने के लिए लायबल है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद एक सेक्शन और हम लोगों ने पढ़ा था 194M, मजाक। ठीक है, उसने कहा था कि अगर आप 194C, H और J में टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, टीडीएस काटने के लिए ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं होती है, तो आपको 194M में टीडीएस काटना होता है। ठीक है, लेकिन 194M में टीडीएस काटने की कंडीशन क्या थी कि द पेमेंट दैट यू मेक शुड बी ग्रेटर देन 50 लाख रुपीस। ठीक है, क्या यहां पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है? नहीं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को 1,20,000 रुपीस का पेमेंट किया है। तो क्या यहां पर इनको 194M में टीडीएस काटना होगा? नहीं। ठीक है, तो ना तो इनको 194C में टीडीएस काटना, ना ही इनको 194M में टीडीएस काटना। ऑलराइट, आगे देखते हैं। She has taken services from renowned interior designers for her self-occupied residential property, for which she paid 2,50,000 rupees. ठीक है, तो इन्होंने एक पर्सनल काम के लिए इंटीरियर डिजाइनर से कुछ और भी सर्विसेज ली जिसके लिए इन्होंने 2.5 लाख रुपए पे किया। ठीक है, इन्होंने 2.5 लाख रुपए और पे किए और ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थे, तो ये भी एक पर्सनल पर्पस हो गया। तो इसका भी पेमेंट जो भी इन्होंने ये किया 2,50,000 रुपीज का, इसका भी टीडीएस ना तो इनको 194C में काटना है और ना ही इनको 194M में काटना होगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। फर्दर, on 28th May 2024, she sold one commercial property for 50 लाख रुपीस। ये काम बहुत अच्छा किया इन्होंने, 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी। आई लाइक द फिगर ऑफ 50 लाख। द वैल्यू अडॉप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी वॉज 52 लाख रुपीस। ओके, अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 52 लाख रुपीस की है तो आप मुझे बताओ यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? तो यहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख रुपीस में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्लियरली इनकी सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है, लेकिन हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तभी मानते हैं अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। यहां पर सेल कंसिडरेशन है 50 लाख रुपीस, इसका 110% कितना आएगा? 55 लाख रुपीस। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख रुपीस। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 110% से ऊपर है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो हम लोग यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग यहां पर 50 लाख रुपीस को ही मानेंगे। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस ही मानी जाएगी। बहुत बढ़िया। इट वॉज परचेज फॉर 40 लाख रुपीस ऑन 28 अप्रैल 2017। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस आपको दिए हुए 363 और 272। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और ये एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अभी ऐसे ही लग रहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो क्या यहां पर कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते समय हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना होगा? यस, देना होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। प्रॉपर्टी कहां पर सेल की गई है? प्रॉपर्टी इन्होंने बेची है ऑन 28 मई 2024, तो 23 जुलाई 24 से पहले प्रॉपर्टी बेची है। तो जब आप कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करोगे तो यहां पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेफिनेटली दोगे। ठीक है,
The brought forward business loss of financial year 2021 is 5 lakh rupees. Okay. During the year, Miss Chandni incurred a loss of 8,30,000 rupees while trading in agricultural commodity derivatives. No CTT paid. CTT मतलब होता है commodity, ये वाला commodity transaction tax. जैसे वो securities transaction tax होता है ना, ऐसे यहाँ पर होता है commodities transaction tax. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कोई भी commodities transaction tax पे नहीं किया है. ये clearly एक speculative business है. तो speculative business का जो loss होगा 8,30,000 rupees, क्या वो आपके नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है? द आंसर इज नो. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई लव केस बेस्ड एमसीक्यूज. मतलब पूरा का पूरा इनकम टैक्स, पूरा जीएसटी आपका ऐसे रिवाइज हो जाता है, बड़ा मजा आता है केस बेस्ड एमसीक्यूज में. अच्छा, इतना सही था? अरे मुझे तो लगा कुछ कुछ और देगा ये. चलो ओके, देखो. Based on the above information, choose the most appropriate answer in the following multiple choice questions. What is the total amount of tax to be deducted by Miss Chandni for financial year 2024-25? Absolutely nil. ठीक है, हम लोगों ने देखा ना कि इन्होंने दो ट्रांजैक्शंस किए अपने लिए. इन्होंने दो ट्रांजैक्शंस किए. एक तो 1,20,000 रुपीज एक कॉन्ट्रैक्टर को पे किए और एक 2,50,000 रुपीज भी एक इंटीरियर डिजाइनर को पे किए. इंटीरियर डिजाइनर भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर मान सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानना तो आप 194J प्रोफेशनल सर्विसेज वाला मान लो. तो अगर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज ली इंटीरियर डिजाइनर से और आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को भी पे किया, यहाँ पर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी पेमेंट किया, तो नाइदर यू आर सपोज्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C नॉर यू आर सपोज्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J. तो ना तो आपको 194C में टीडीएस काटना है, ना ही आपको 194J में टीडीएस काटना है. तो यहाँ पर आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर यहां पर आएगा. आएगा आएगा आएगा. ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आएगा. ऑप्शन आएगा. ऑलराइट, व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस चांदनी? मिस चांदनी के हाथ में, मिस चांदनी, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम. एनीवे, मिस चांदनी के हाथ में जो नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स है एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स है वो कितना आएगा? तो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख रुपीस में और इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी 40 लाख रुपीस में. क्लियरली ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो 50 लाख रुपीस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 40 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाई 272. ठीक है, इंटू 363 डिवाइडेड बाई 272. तो ये आ जाएगा आपका. अरे तुम कहां से खुल गए भाई? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है. कैलकुलेटर देवता प्रकट हो गए. आइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हैं. तो वी हैव 40 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाई 272 एम प्लस 50 लाख डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? 40 lakhs into 363 by 272 m plus 50 lakhs minus MRC 3 lakh. ओके, तो 3,38,236 नहीं 235 रुपीस का लॉस हुआ. 338,235 का लॉस हुआ. कितनी अच्छी बात. आने को 50 लाख रुपए भी आ गए, टैक्स भी नहीं देना पड़ा. मजाक कर रहा हूं. 40 की प्रॉपर्टी 50 में बेची, कोई अच्छी बात नहीं है ये, कहीं से अच्छी बात नहीं है. ठीक है, 2017 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, 24 में बेची. इतने सालों में सिर्फ 10 ही लाख से वैल्यू बढ़ी प्रॉपर्टी की. अगर 2017 में शेयर्स में डाल देती कितने सारे बढ़ जाते. एनीवे, 338,235 इतना लॉस हुआ. तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. 338,235 का लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ. ठीक है, ये भी हो गया. आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? What is the amount of losses which can be carried forward to assessment year 26-27? अच्छा, असेसमेंट ईयर 26-27 यानी अगले साल कौन से कितने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं? If Miss Chandni filed her return of income on 30th November 2025, okay, अगर इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया 30th November 2025 को, assuming there is a business loss of 10 lakh rupees and income from profession is 15 lakh rupees. Okay. ओके, देखो सबसे पहली बात, इन्होंने अपना रिटर्न कब फाइल किया? इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया 30th November 2025 को. क्लियरली ड्यू डेट के बाद फाइल किया है. ठीक है, अगर ये रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करती हैं तो क्या ये कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगी? क्या ये कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगी? ऑप्शन बी. एकदम सिंपल. इन्होंने अपना रिटर्न ही ड्यू डेट के बाद फाइल किया. ठीक है, ड्यू डेट क्या होगी? अगर आपकी ऑडिट में रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर ये रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना ऑडिट कराना होगा, तो द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज व्हाट 31st of October. और अगर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज व्हाट 31st of July.
राइट। यहां पर इन्होंने कब रिटर्न फाइल किया है? 30 नवंबर को इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। अगर 30 नवंबर को इन्होंने रिटर्न फाइल किया है, मतलब करेंगी, हम यहां पर 28 अप्रैल को बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 30 नवंबर 2025 को ये रिटर्न फाइल कर चुकी हैं। कितनी मजेदार बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो एनीवे द थिंग इज कि यहां पर कोई भी लॉस ही कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है वो सिर्फ या तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है या फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी आपका लॉस है तो आपने अगर रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल कर दिया तब तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पर आप कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम लोगों की जो पहली केस स्टडी है इनकम टैक्स की, वो यहां पर आकर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। पहली केस स्टडी कंप्लीट हो गई। आइए दूसरी केस स्टडी पर आते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, मैं पानी पीऊंगा एंड इसी तरह से हमारी जिंदगी चलती रहेगी। केस नंबर 2 देखो। मिस्टर हर्ष, एजेड 45 years, is appointed as senior executive officer in Ambition India Limited, Mumbai, on 1st February 2024 in the scale of 35,000, 3,500 and 65,000. बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनकी एक बार सैलरी निकाल लें क्या, ठीक है। 24-25 में इनकी सैलरी निकाल लें भैया। इनकम टैक्स की कोई फाइल मिलेगी? हाँ, ये मिल जाएगी, ठीक है। 24-25 में इनकी सैलरी निकालते हैं। ये कब अपॉइंट हुए थे? ये अपॉइंट हुए थे 1st February 2024, ओके। 1st February 2024 से 31st January 2025 तक इनकी सैलरी कितनी थी? 35,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। एंड फिर 1st February 2025 से 31st January 2026 1st February 2025 से 31st January 2026 इनकी सैलरी कितनी हो गई? 35,000 प्लस 3,500, 35,000 प्लस 3,500। लेट्स सी कितना आया? 38,500 पर मंथ, 38,500 पर मंथ, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें अब अगर हम लोग इसको यहां पर देखें तो इसकी सैलरी है कितनी? इसकी सैलरी अगर हम लोग 1st April 2025 से 1st April 2024 से 31 मार्च 2025 तक देखें, 31 मार्च 2025 तक देखें तो देखो 31 जनवरी 2025 तक तो इसकी सैलरी कितनी है? 35,000 रुपए पर मंथ है। तो 35,000 इंटू 10 हो जाएगा और 1 फरवरी 2025 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 38,500। ये 2 महीने का हो जाएगा। तो इसकी जो बेसिक सैलरी आएगी वो कितनी आएगी? इसकी जो बेसिक सैलरी आएगी वो आएगी 35,000 इंटू 10 एम प्लस 38,500 इंटू 2 एम प्लस, ये आ गया 4,27,000, ठीक है। ये कितना आ गया? ये आ गया 4,27,000। आई होप यहां तक की बात आप सबको क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है। तो 24-25 की पूरी जो सैलरी है वो आ गई 4,27,000। ओके, आगे देखते हैं। He is paid dearness allowance at 40% of the salary forming part of the retirement benefits, ठीक है। तो ये तो आ गई बेसिक सैलरी, आ गई 4,27,000 और डीए, और ये पूरा का पूरा इन टर्म्स है ना, हाँ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरा का पूरा डीए जो है 40% वो इन टर्म्स है, ठीक है। तो 40% ऑफ 4,27,000, लेट्स सी 4,27,000 का 40% कितना आता है? 1,70,800, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर ये पूरी सैलरी की इनकम निकालने के लिए बोलेगा। ही इज गिवन अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन 1st May 2024 which he occupied only from 1st October 2024। अच्छा, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको दी गई, और रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है कि जिस दिन से आप अक्वायर करते हो, जब से आप अक्वायर करते हो तभी से उसकी वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड की जाती है। तो 1 अक्टूबर से इसने अक्वायर की। द कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मतलब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इसके लिए रेंट पे करती है,
ठीक है। तो अब अगर कंपनी रेंट पे करती है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकाली जाती है? डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहां पर क्या है? मुंबई में है, तो मुंबई में पॉपुलेशन हम लोग 40 लाख से ऊपर मान सकते हैं, और अगर मुंबई की पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो 10% ऑफ द सैलरी आएगी। 10% ऑफ द सैलरी में क्या आ जाएगा? सैलरी में सभी कुछ यहां पर आ जाता है। वो हाउस रेंट अलाउंस में होता था कि सैलरी में आता था आपका सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। यहां पर सैलरी में सभी कुछ आ जाता है, सारे अलाउंसेस, परक्विजिट, नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी परक्विजिट, सभी कुछ आ जाता है, मॉनिटरी बेनिफिट्स अदर देन परक्विजिट्स। ठीक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जब हम लोग सैलरी देखते हैं तो यहां पर सैलरी में सारी की सारी चीजें ही आ जाती हैं। ओके, Now coming to this, he is given a rent-free unfurnished accommodation on this, जिसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है देन आपके लिए वैल्यू क्या निकाली जाती है? लोअर ऑफ द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या फिर 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने जो प्रॉपर्टी है वो हायर पे ले रखी है, अगर एम्प्लॉयर ने खुद ही प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है तो उसकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन आपकी सैलरी में कितनी इंक्लूड की जाती है? लोअर ऑफ अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर या फिर 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ योर सैलरी। ठीक है। तो इसको देखते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन में, रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो यार यहां पर ना रेंट फ्री अकोमोडेशन 6 महीने के लिए देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। तो 6 महीने का बेसिक प्लस 6 महीने का डीए, ये देखना पड़ेगा। 6 महीने के बेसिक का मतलब क्या हो गया? 1 अक्टूबर से 31 जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी 2025 से तो सैलरी बदल गई, तो 1 अक्टूबर से 31 जनवरी आपकी सैलरी होगी 35,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। तो ये आएगी 35,000 इंटू 4 प्लस 38,500 इंटू 2, ये आएगी आपकी 6 महीनों की सैलरी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन आपने 6 महीने के लिए अक्वायर की है ना। आपने कब से अक्वायर करनी शुरू की है? आपने इसको अक्वायर किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, राइट। आपने इसको अक्वायर किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। 1 अक्टूबर 24 से 31 मार्च कितना टाइम होता है? 36 मंथ्स का टाइम होता है, राइट। अब यहां पर 1 फरवरी से आपकी सैलरी बदल गई थी, आपकी सैलरी बढ़कर 38,500 रुपीज हो गई थी। तो मतलब 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में आपकी सैलरी ये पुरानी वाली थी, और उसके बाद जो 2 महीने थे उसमें आपकी सैलरी ये नई वाली थी। ठीक है। तो हम उन 6 महीनों के लिए आपकी सैलरी निकालेंगे। 35,000 इंटू 4 एम प्लस 38,500 इंटू 2 एम प्लस, ये आता है 2,17,000, और डियरनेस अलाउंस इसी का 40% आएगा 86,800। ठीक है। डियरनेस अलाउंस ही आ गया 86,800। ठीक। अब देखते हैं आगे। He has been provided a car of 200 cubic capacity which is used by him for private purposes only. Okay. तो अब इसको एम्प्लॉयर ने कार भी दे दी है। ठीक है। तो ये परक्विजिट हो गई। ठीक है। परक्विजिट को क्या हम लोग यहां पर ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन? नो। भले ही परक्विजिट की वैल्यू हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, मोटर कार की जो परक्विजिट वाली वैल्यू है उसको हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, उसकी टोटल सैलरी इनकम जब निकालेंगे तो मोटर कार वाली परक्विजिट की वैल्यू भी ऐड होगी। लेकिन जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए वो देखते हैं ना 10% ऑफ द सैलरी, तो क्या सैलरी में यहां पर मोटर कार वाली परक्विजिट ऐड होगी? नो। ठीक है, नहीं ऐड होगी। ऑलराइट। तो अब यहां पर क्या हुआ? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 8 लाख रुपीज, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000 रुपीज विच इज फुल्ली मेट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। अब यहां पर इसको कार कब से दी है? पूरे साल भर के लिए दी है। यहां पर तो डेट दी नहीं है कि कौन सी डेट से दी हुई है, तो मानेंगे कि पूरे साल भर के लिए इसको कार मिली है। अगर पूरे साल भर के लिए कार मिली है और ये कंप्लीटली प्राइवेट पर्पस के लिए है, तो फिर इसका बाइफिकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, पूरा का पूरा प्राइवेट है। अगर पूरा का पूरा प्राइवेट है तो जितना भी एम्प्लॉयर का खर्चा लग रहा है सारी की सारी आपकी परक्विजिट हो गई। एम्प्लॉयर आपको 5,000 रुपए का खर्चा बेयर करके दे रहा है और 8 लाख रुपए की गाड़ी है, तो 5,000 इंटू 12 यानी 60,000, और 8 लाख का 10% यानी 80,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑफ द कार। ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑफ द कार। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑफ द कार। तो वैल्यू ऑफ द परक्विजिट कितनी निकल कर आएगी? 60,000 प्लस 80,000, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 1,40,000। वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑफ द कार कितना निकल के आएगा? ये आएगा 1,40,000। ठीक है। क्योंकि जब भी परक्विजिट में कार आपको मिलती है, जब आपको कार मिलती है और कंप्लीटली प्राइवेट पर्पस के लिए होती है, तो जितना भी इंप्लॉयर खर्चा बेयर कर रहा होता है वो सारा का सारा आपकी परक्विजिट वैल्यू हो जाती है। अब इंप्लॉयर 5,000 रुपए महीना दे रहा है, साल में 12 महीने, तो 5 इंटू 12 60,000 रुपीज हो गया। प्लस इंप्लॉयर ओन्ड कार है, क्योंकि यहां पर कॉस्ट दी हुई है ना, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार इज 8 लाख रुपीज, तो 8 लाख रुपीज का 10% वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज दिस, ये भी हो गया। आगे देखते हैं जी।
He pays lump sum premium of 1,50,000 rupees towards health insurance for self and his wife for 48 months on 1st October 2024 by account paycheck. He also contributes 1,50,000 rupees PPF. अच्छा, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। सबसे पहले तो 1,50,000 रुपीज जो इन्होंने पीपीएफ में दिया, इसका रिडक्शन इनको 80C में मिल जाएगा। ठीक है, 1,50,000 रुपीज जो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, 48 मंथ्स का दिया, और ये दिया 1 अक्टूबर 2024 को, मतलब इन्होंने 4 सालों के लिए दे दिया और ये लमसम प्रीमियम दिया है। ठीक है, अब ये अगर 1 अक्टूबर 2024 से हम लोग 48 मंथ्स देखें तो ये कब आता है, 25, 26, 27, 28, यानी ये 48 मंथ्स वाला पीरियड खत्म होगा 30 सितंबर 2028 को। यस, ये 48 मंथ्स वाला जो पीरियड है ये कौन से साल में कंप्लीट होगा, ये कौन सी डेट को कंप्लीट होगा, ये होगा 30 सितंबर 2028 को। यानी कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स इसमें कवर हो गए, इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स कवर हो गए? क्या इसमें 24-25 कवर हुआ? यस। क्या इसमें 25-26 कवर हुआ? यस। क्या इसमें 26-27 कवर हुआ? यस। क्या इसमें 27-28 कवर हुआ? यस। क्या इसमें 28-29 भी कवर हो गया? द आंसर इज यस, इसमें 28-29 भी कवर हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कब होगा, ये 30 सितंबर 2028 को जाकर कंप्लीट हो रहा है। आई नो पूरा 28-29 कवर नहीं हुआ, तो ऐसे तो पूरा 24-25 भी कवर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को प्रीमियम पे किया, तो 6 महीने तो 2024-25 के भी रुक गए ना, लेकिन फिर भी डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर लमसम जब आप पेमेंट करते हो तो फिर यहां पर रूल कहता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स कवर्ड है, नॉट कंप्लीटली के फुल्ली कवर्ड है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स तक ये वाला प्रीमियम आपका चलेगा, उन प्रीवियस ईयर्स में आपको डिवाइड करना होगा। अब यहां पर कितने प्रीवियस हो गए, एक, यहां पर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर आ गए 5 प्रीवियस ईयर्स। पेमेंट कितना किया है, पेमेंट किया है 1,50,000 रुपीज का, यानी हर प्रीवियस ईयर में 30,000 रुपीज का एलोकेशन होगा। हर प्रीवियस ईयर में 30,000 रुपीज का एलोकेशन होगा, 1,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 व्हिच कम्स टू 30। लेकिन सेक्शन 80D की अपनी लिमिटेशंस है। सेक्शन 80D कहता है कि भाई 25,000 रुपए से ऊपर का रिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन है, अगर आप 60 इयर्स के ऊपर है, तो 50,000 रुपए तक का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। इनकी एज दी हुई है क्या? यस, इनकी एज दी हुई है 45 इयर्स। ठीक है, अब हम लोग मान रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है वो भी 60 इयर्स से ऊपर की तो नहीं ही होंगी। ठीक है, अगर ये 45 इयर्स के हैं तो इनकी वाइफ मतलब अपने से 15 साल से ऊपर की, 15 साल से बड़ी औरत से तो ये शादी नहीं ही की होगी इसने, मान लेते हैं। हर कोई सैफ अली खान थोड़ी होता है। ठीक है, और अब यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि 80D में इसको कितने का रिडक्शन मिलेगा। तो 30,000 रुपीज रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज, 80D में इसको 25,000 रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया नहीं है तो फिर बात हमारी खत्म हो जाती है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए हम लोगों ने ये सैलरी निकाली थी, तो इस सैलरी का 10% देखते हैं। इस सैलरी का 10% देखते हैं, 2,17,000 प्लस 86,800, दिस कम्स टू 303,800। ठीक है, और 303,800 का 10% कितना आता है, ये आता है 30,380, राइट, 30,380। तो अब हमें देखना होगा लोअर ऑफ, या तो ये, या तो जितना भी एम्प्लॉयर ने आपके लिए पे किया, जितना भी एम्प्लॉयर ने आपके लिए पे किया। एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, और 6 महीने की ऑक्यूपेंसी है, तो 5,000 इंटू 6 5 30, कंपनी ने 30,000 रुपए पे किया। ठीक है, तो या तो 30,000 या तो 30,380, विच एवर इज लोअर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो यहां पर आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। कहां गई, अरे पूरी सैलरी कहां को गई, यहां तो रही 30,000। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी सैलरी। अब इसमें हम लोग टोटल कर देंगे, सैलरी इनकम आपकी रहेगी 4,27,000 प्लस 170,800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000, दिस कम्स टू 767,800। ठीक है, और इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, ये सारी चीजें मिटानी पड़ जाएंगी। इसमें से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, ओल्ड स्कीम में ही जाएगा जहां तक लगता है मुझे, है ना। अच्छा, पता नहीं, अभी मालूम नहीं है, अभी तो हम लोग बस ऐसे ही बह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। Alright, based on the above information, choose the most appropriate answer to the following multiple choice questions. Value of rent-free accommodation chargeable to tax in the hands of Mr. Harsh would be, ठीक है, तो ये 30,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, इट्स लोअर ऑफ आइदर 30,000 और 30,380, तो 30,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
Mr. Harsh would be eligible for deduction in respect of health insurance premium paid during the previous year 24-25 for, तो देखो 30,000 के बारे में यहां पर बात की थी, लेकिन 30,000 has to be restricted to 25,000 rupees, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर 30,000 भी है ऑप्शन में, क्योंकि यहां पर लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर हो जाएंगे। और यहां पर देखो इंस्टीट्यूट ने 37,500 भी दिया हुआ है कि कई सारे लोग क्या करेंगे 150 को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि 4 साल का है ना, तो कई सारे लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 1,50,000 रुपीज का प्रीमियम दिया है, इसको 4 साल में डिवाइड कर दो, 37,500 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर लॉ ने 37,500 रुपीज भी दिया हुआ है। यहां पर लॉ ने ये भी सोचा हुआ है कि अच्छा कोई अगर दिमाग लगा ले 1,50,000 रुपीज को 5 से डिवाइड करेगा तो 30,000 रुपीज भी मार्क कर सकता है, तो लॉ ने वो भी दिया हुआ है, मतलब आईसीएआई ने वो भी दिया हुआ है, और आईसीएआई ने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, 18,750 कैसे आया ये अभी मुझे मालूम नहीं है, ये हो सकता है आईसीआई ने ऐसे ही निकाल दिया हो, या हो सकता है कोई ना कोई गलती ऐसी भी होती हो लोगों से जिससे 18,750 आएगा। तो आईसीएआई इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन फ्रेमिंग द क्वेश्चंस एंड इन फ्रेमिंग द आंसर्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि बस एक करेक्ट आंसर किया बाकी कुछ भी डाल दिया। आईसीएआई को पता है कि कहां कहां पर आप लोगों से गलती होने की गुंजाइश है, और वो गलत ऑप्शंस वही गलत ऑप्शंस भी यहां पर दिए हुए। ठीक है, राइट। Perquisite value of car chargeable to tax in the hands of Mr. Harsh would be, perquisite value of car हम लोगों ने क्या निकाली थी, 1,40,000 रुपीज निकाली थी, 1,40,000। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, perquisite value of car हम लोगों ने निकाली थी 1,40,000। ऑप्शन डी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? स्टे फॉरएवर। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, मैं एक बार पानी पी लूंगा। तो इनकम टैक्स के जो केस बेस्ड एमसीक्यू से वो तो दोनों हो गए। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 कर ही रहे हैं, तो आइसोलेटेड एमसीक्यू भी दो होंगे, दो निपटा देते हैं उनको भी। ठीक है, उसके बाद जीएससी की केस बेस्ड एमसीक्यू जरा आइसोलेटेड एमसीक्यूज देख लेंगे। देखो, मिस रिधिमा एज 32 years एन इंटीरियर डेकोरेटर हैज प्रोफेशनल रिसीट्स ऑफ 25,60,000 रुपीज फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ओके, 32 साल की हैं और इंटीरियर डेकोरेटर हैं। प्रोफेशनल रिसीट्स इनके पास 25,60,000 रुपए की हैं 24-25 में। ओके, शी ऑल्सो अर्न 1,25,000 रुपीज एज डिविडेंड एंड 4,65,000 रुपीज एज इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो पीजीबीपी वाली इनकम हो गई, आई थिंक ये 25,60,000 रुपीज की इनकी पीजीबीपी की रिसीट्स हो गई, एंड 1,25,000 रुपीज डिविडेंड और 4,65,000 रुपीज इनकम इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये क्या हो गया? ये इनका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। She incurred expenses of 13 lakh rupees for her profession and 30,000 rupees as interest on loan for making investment in shares, on which she received dividend. What would be her total income for assessment year 25-26, assuming that she wishes to make maximum tax savings without getting her books of accounts audited? Okay. ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराना चाहती हैं, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराना चाहती है। ठीक है, तो बिजनेस से इनका जो प्रॉफिट है एक बार वो देखते हैं। तो इनकी प्रोफेशनल रिसीट्स हो गई 25,60,000 रुपीज, और शी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 13 लाख रुपीज फॉर हर प्रोफेशन। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी हो गई? पीजीबीपी की इनकम कितनी हो गई? पीजीबीपी की इनकम हो गई 25,60,000 माइनस 13 लाख। ये आया 12,60,000। ठीक है, ये आ गया कितना? ये आ गया आपका 12,60,000। राइट, अगर ये 12,60,000 रुपीज आया और उसके बाद देखो आप पीजीबीपी में ये, क्या ये पीजीबीपी में 44 एडीए में जा सकती हैं? क्या ये 44 एडीए में जा सकती हैं? प्रोफेशन है इनका, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकती हैं? जा ही सकती हैं। तो अगर 25,60,000 रुपीज की इनकी प्रोफेशनल रिसीट्स है, 25,60,000 रुपीज की इनकी प्रोफेशनल रिसीट्स है, अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाती हैं तो फिर इनकी इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकी इनकम मानी जाएगी 50%, विच कम्स टू 12,80,000 रुपीज। ठीक है, विच कम्स टू 12,80,000 रुपीज। ठीक, अब यहां पर क्या बात होती है? यहां पर ये लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपने आप को अप्लाई किया, अगर आपने अपने आप को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए अप्लाई किया और आप प्रिजम्पटिव वाले प्रॉफिट से यानी 50%, क्योंकि यहां पर इनकी रिसीट्स कितनी है 25,60,000 रुपीज की इनकी रिसीट्स है, 50% कितना आ जाएगा? 1280 आ रहा है। लेकिन इनकी पीजीबीपी एक्चुअल इनकम कितनी है? पीजीबीपी एक्चुअल इनकम इनकी 1260 है। तो यहां पर लॉ कहता है कि देखो अगर आप प्रिजम्पटिव वाला लेना चाहते हो लेकिन उससे कम आप इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। ये तो ऑडिट ही नहीं कराना चाहती, चलो कोई बात नहीं, ये भी ऑडिट नहीं कराना चाहती, कोई बात नहीं। पहले हम जरा इधर देखते हैं,
इनको 1,25,000 रुपए का डिविडेंड भी मिला, ठीक है, और इन्होंने डिविडेंड के लिए लोन लिया था और उस लोन पर इन्होंने 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट भी पे किया है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या इस 30,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा इस डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट में? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट होती है 20% ऑफ द ग्रॉस डेप्ट वैल्यू। यहां पर कुछ दिया तो है नहीं कि ये जो डिविडेंड है ये इनको कितना रिसीव हुआ है, और प्लस यहां पर लिखा है शी ऑल्सो अर्नड 1,25,000 रुपीज एज डिविडेंड। तो अर्न किया है इन्होंने 125, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि ये 125 वाली ग्रॉस फिगर है, ठीक है। इस ग्रॉस फिगर का अगर मैं 20% लेता हूं, 1,25,000 का अगर मैं 20% लेता हूं तो 25,000 आता है। तो इवन दो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 30,000 रुपीज का, लेकिन इसमें से इनको डिडक्शन कितने का मिलेगा? इनको इसमें से डिडक्शन सिर्फ 25,000 रुपीज का ही मिलेगा, विच इज बेसिकली 20% ऑफ द ग्रॉस डेप्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब इनकी जो IFOS वाली इनकम है, जो डिविडेंड वाली है वो इनकम आ जाएगी इनकी 1,00,000 रुपए की, और जो इनकी इंटरेस्ट है, जो इनको इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट से, वो मिला है 4,65,000 रुपीज। इंटरेस्ट मिला है 4,65,000, ठीक है। इंटरेस्ट मिला है 4,65,000। अभी तक तो ऐसे इनकी इनकम आ रही है, ठीक है, अभी तक इस तरह से इनकी इनकम आ रही है, राइट। तो अब यहां पर हम लोगों को देखना क्या है कि अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो कितना आता है? 12,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,65,000 कितना आ रहा है? यह आया 18,25,000। इनकी इनकम कितनी आ गई? इनकी इनकम आ गई 18,25,000 रुपीज, ठीक है। देखो, व्हाट वुड बी हर टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 assuming that she wishes to make maximum tax savings without getting her books of accounts audited। अगर ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाती हैं, ठीक है, अगर ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाती हैं, सॉरी, अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाती हैं, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाने के लिए इनको पीजीबीपी इनकम 1260 नहीं 1280 माननी पड़ेगी। 1280 माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर 1280 से इन्होंने कम पर जाने की कोशिश की तो लॉ कहेगा कि भाई ऑडिट करवाओ। इन्हें ऑडिट नहीं करवाना, ठीक है। और अगर इन्हें ऑडिट नहीं करवाना तो हम इनको क्या सजेस्ट करेंगे? हम कहेंगे कि भाई आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाओ। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाओ। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, क्योंकि आपको ऑडिट नहीं करवाना ना। देखो, अगर ऑडिट करवाने में कोई एतराज नहीं होता तब तो हम लोग डेफिनेटली कहते हैं भाई आप 1260 दो ना, 20,000 पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स क्यों देना है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे नहीं, मुझे ऑडिट नहीं करवाना, पता नहीं क्या छुपा रही है ये, कौन है ये? रिधिमा। पता नहीं क्यों छुपा रही हैं ये, क्या छुपा रही हैं ये। लेकिन अगर ये ऑडिट नहीं कराना चाहती हैं तब तो फिर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 44 ADA में इन्हें 50% ऑफ प्रोफेशनल रिसीट्स को प्रॉफिट मानना पड़ेगा। 50% ऑफ प्रोफेशनल रिसीट्स इनका यहां पर आएगा 12,80,000 रुपीज, यह आएगा 12,80,000 रुपीज। बाकी IFOS वगैरह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा 18,45,000 रुपीज। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। इनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेनी पड़ेगी क्योंकि इनको ऑडिट नहीं कराना है, अदरवाइज इनको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इनको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। डन। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज डन। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, Arun's gross total income for the previous year 24-25 is 2,45,000 rupees. All right. He deposits 45,000 rupees in PPF. He pays electricity bill aggregating to 1.2 lakhs in previous year 24-25. Which of the following statements is correct? ठीक है, तो बिजली का बिल इसने 1.2 लाख रुपीस का पे किया है, 45,000 इसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 2,45,000 रुपीज इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है। 45,000 अगर इसने पीपीएफ में डाले तो 45,000 रुपीज का एटीसी में रिडक्शन मिल जाएगा, 2 लाख रुपीज इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और अगर मान लो ये वाला चैप्टर 6A वाला ये एटीसी वाला रिडक्शन नहीं भी लेते तो इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है? वो ग्रॉस टोटल इनकम वो 2,45,000 रुपीज है, विच इज एनीवे लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेकिन पंगा क्या है? पंगा ये है कि इसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1.2 लाख रुपीस का। तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी इनकम होती है लेकिन आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी, मेरे ख्याल से इसी के बेसिस पे है ये। Arun is not required to file his return of income wrong. Arun is not wrong. Arun is not required to file wrong. Arun is required to file his return of income under section 139(1) for previous year 24-25 since his electricity bills exceed 1 lakh rupees for the previous year 24-25. Option D is your answer. ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर यहां पर आएगा। ठीक, ऑप्शन डी इज योर आंसर।
चलो सर, तो इसी के साथ एमटीपी सीरीज 2 के जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जीएसटी के क्वेश्चंस पर आते हैं। जीएसटी आ गया, ये रहा। चलिए जीएसटी का पहला केस सिनेरियो देखते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे। लेट्स सी। PMC Limited has its manufacturing unit in the state of Rajasthan. Okay. Further, it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in each of these states. ठीक है, तो ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है और मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इसके एंसिलरी यूनिट्स है और ये इन दोनों में भी रजिस्टर्ड है। तो डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्संस ये कहलाएंगे। फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन दिस PMC लिमिटेड विल बी डिस्टिंक्ट पर्संस। ऑल द रजिस्टर्ड एंटिटीज विल बी टर्म्ड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। मोरओवर, PMC लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स अ होटल इन उदयपुर, राजस्थान। ओके, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक होटल है जो राजस्थान में है। ठीक, बहुत बढ़िया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी राजस्थान में है, होटल भी राजस्थान में है और एंसिलरी यूनिट्स मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक, इन एडिशन टू द अफोरसेड, अरे भैया और क्या, PMC लिमिटेड ओन्स अ कमर्शियल स्पेस व्हिच इज रेंटेड आउट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एट द मंथली रेंट ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए के मंथली रेंट पर एक कमर्शियल स्पेस को भी रेंट किया हुआ है। द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमिसेस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ PMC लिमिटेड। इन परसुएंस ऑफ द सेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल PMC लिमिटेड इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन द परचेज एंड मेंटेनेंस रिलेटेड मटेरियल्स। ठीक है, तो PMC लिमिटेड रजिस्टर्ड है, इसने एक रजिस्टर्ड पर्सन को 50,000 रुपए के महीने मंथली रेंट पर एक कमर्शियल स्पेस को रेंट आउट किया हुआ है, राइट। और PMC लिमिटेड ही मेंटेनेंस वगैरह भी सब कुछ करता रहता है और मेंटेनेंस के लिए यहां पर बोला गया है कि कुछ तो ड्यूरिंग द मंथ इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर किए। ठीक, said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for rent। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस एंसिलरी मेंटेनेंस वगैरह वाले एक्सपेंसेस हैं वो भी टेनेंट से रिकवर कर रहे, वो भी टेनेंट से रिकवर करे जा रहे हैं और जब उसको रेंट की इनवॉइस भेजी जाएगी तो उसको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिया जाएगा और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को ऐड करके टोटल इनवॉइस बनाई जाएगी। ठीक है, फिर दिया हुआ है The rate of tax applicable on the material used for maintenance was 5%। 5% का मटीरियल, 5% का GST लगता है मेंटेनेंस वाले मटेरियल के ऊपर। फिर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर PMC लिमिटेड अग्री टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट उदयपुर। ओके, तो साल भर में क्या हुआ, इन्होंने एक मिस्टर एक्स को होटल की अकोमोडेशन वाली सर्विसेज दी कि ठीक है आप अपना इवेंट जो है हमारे होटल में करा लीजिए। मिस्टर एक्स इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन महाराष्ट्र। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, in addition to the aforesaid transactions, PMC Limited spent an amount of 5 lakh rupees on the procurement of certain goods which were distributed as part of the corporate social responsibility expenditure required under the provisions of the Companies Act 2013। ठीक है, तो इन्होंने कुछ सामान खरीदा जो इन्होंने CSR एक्टिविटीज के तहत बांट दिया। All the amounts are exclusive of GST wherever applicable. The rate of GST on all inward and outward supplies is 18% unless otherwise mentioned। ठीक है, तो जो भी इनवर्ड सप्लाईज है उस पर भी 18%, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है उस पर भी 18%। Assume that there is no other outward or inward transaction apart from the aforesaid transactions। इतना सारा तो करा दिया और क्या। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to questions 1 to 3 below। All right, let's see। For the transaction related to renting of commercial space, what should be the rate of tax charged by PMC Limited? ठीक है, अगर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस वाली चीज होती है तो अगर आपने रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस वाली चीज किया तो यहां पर दिया तो है 18%। यहां पर दिया हुआ है ना, द रेट ऑफ GST ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। ठीक है, अच्छा बात यहां पर यह आ जाती है कि कमर्शियल स्पेस को रेंट करने के लिए, कमर्शियल स्पेस को मेंटेन करने के लिए भी कुछ चार्जेस इनकर होते हैं और वो चार्जेस भी टेनेंट से ही रिकवर किए जाते हैं। ठीक है, वो चार्जेस किससे रिकवर किए जाते हैं, टेनेंट से रिकवर किए जाते हैं। अब अगर वो टेनेंट से रिकवर किए जाते हैं तो उस मेंटेनेंस चार्जेस पर तो 5% का GST लगता है। तो क्या रेंट प्लस मेंटेनेंस चार्जेस इन पर अलग अलग रेट से GST लगाना चाहिए या इन पे पूरी की पूरी सप्लाई पर 18% के रेट से GST लगेगा या पूरी की पूरी सप्लाई पर 5% के रेट से GST लगेगा? ठीक है, तो अब देखो ये जो मेंटेनेंस वाली सर्विसेज आपको दी जा रही हैं ये बेसिकली एंसिलरी सर्विसेज हैं टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो जाहिर सी बात है ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगी क्योंकि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस दिया जा रहा है और साथ ही साथ मेंटेनेंस सर्विसेज भी दी जा रही हैं। ऑब्वियसली आप रेंटिंग के साथ साथ मेंटेनेंस सर्विसेज तो दोगे, मतलब इट डजंट रिक्वायर यू टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो देना ही पड़ेगा, राइट। सो दीज आर नॉट सर्विसेज विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। मैं इसको रिफ्रेज करता हूं, मतलब ये आर्टिफिशियली बंडल्ड सर्विसेज नहीं है, ठीक है, ये नेचुरली बंडल्ड सर्विसेज है। तो अगर ये नेचुरली बंडल्ड सर्विसेज है और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस पर 18% के रेट से GST लगता है और मेंटेनेंस वाली चीज पर 5% के रेट से GST लगता है तो कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा
क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है, और अगर नेचुरली बंडल्ड मान के अगर नेचुरली बंडल्ड है और इनको कंपोजिट सप्लाई माना जा रहा है, तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई? द प्रिंसिपल सप्लाई विल बी रेंटिंग ऑफ द कमर्शियल स्पेस। और क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस है, इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू पर 18% के रेट से जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, पूरी वैल्यू पर 18% के रेट से जीएसटी लगेगा। या फिर इनके पास पीएमसी लिमिटेड के पास एक और ऑप्शन है कि वो इनवॉइस में ही रेंटिंग वाला चार्ज अलग करें, रेंटिंग वाली वैल्यू अलग दिखाएं, 50,000 रुपए के हिसाब से जो भी इसका साल भर का रेंट बनता है वो रेंट, या महीने का जो भी रेंट है, रेंट अलग दिखाएं, उस पर 18% का रेट जीएसटी अलग से लगाएं। और जो मेंटेनेंस मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है, मेंटेनेंस के लिए जितना भी चार्ज किया जा रहा है, उसको भी उसको अलग दिखाएं इनवॉइस में, और उस पर 5% अलग से जीएसटी लगाएं। ठीक है, तो अगर आप एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे रहे हो तब तो कंपोजिट सप्लाई मानकर पूरी सप्लाई पर 18% जीएसटी लगा दो। अगर आप इनवॉइस में सेपरेटली दिखा रहे हो कि ये दो अलग अलग सर्विसेज हैं, ये दो इनके अलग अलग रेट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, देखो, फॉर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज्ड बाय पीएमसी? द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड रिकवरी शैल बी 18%। ये तो है ही, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है, आपकी रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस हो गया। लेकिन एक बार ऑप्शंस बी, सी और डी भी देख लेते हैं कि अगर मान लो ये अलग अलग लगा रहे तो क्या? द रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट शैल बी 18% एंड ऑन द मटेरियल शैल बी 5%। लेकिन यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इनवॉइस अलग अलग बना रहा है या इनवॉइस में अलग अलग मेंशन किया हुआ है। नो जीएसटी शैल बी चार्ज ऑन द रिकवरी रिलेटेड मटेरियल यूज्ड इन मेंटेनेंस, रेट ऑफ जीएसटी ऑन द रेंट शैल बी 18%। नो, रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस मटेरियल रिलेटेड, नो नो नो। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखो नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, जीएसटी पेबल बाय पीएमसी लिमिटेड इज। ओके, तो अब यहां पर मिस्टर एक्स को होटल अकोमोडेशन दी गई थी, क्यों? इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होटल वाली सर्विसेज में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? होटल वाली सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है? मोर पीएमसी लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट्स अ होटल इन उदयपुर, राजस्थान। ठीक है, और जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है वो क्या है? पीएमसी लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है। लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर पीएमसी लिमिटेड अग्री टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन उदयपुर। मिस्टर एक्स इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन होटल से लिया कितना? होटल की सर्विसेज के लिए मिस्टर एक्स से लिया कितना? वो तो दिया नहीं है, तो हम जीएसटी निकालेंगे कैसे? नहीं तो हम 9% निकाल लेते हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। Nil, GST on accommodation services is payable by the recipient Mr. X under reverse charge. No. Nil, GST on accommodation services provided to an unregistered person is exempt from GST. No. In the nature of CGST and SGST, true. In the nature of IGST, wrong. ठीक है, तो ठीक है, इज इन द, अच्छा नेचर पूछ लिया गया बेसिकली। अच्छा, यहां पर इस के बाद ब्लैंक दिया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि अमाउंट निकालने के लिए पूछेगा। ठीक, लेकिन यहां पर नेचर पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? Which of the following options is correct with regard to availability of ITC to PMC Limited in respect of GST paid on procurement of goods meant for the purpose of corporate social responsibility activity? Okay, तो CSR एक्टिविटी के लिए जो इसने मटेरियल खरीदा है उस पर जो जीएसटी पे किया होगा, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? उसका आईटीसी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने बेचा नहीं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट? अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू पीएमसी लिमिटेड, यही है। Amount of ITC related to such procurement of goods is available, no. Amount of ITC only to the extent of 50%, no. Amount of ITC shall be available, no. ठीक है, it is not available. तो ऑप्शन ए is your answer. ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर हो गया है। आप लोग इसी बात पर वीडियो को कर दो लाइक। एक केस स्टडी हमारी बहुत जल्दी से हो गई है। दूसरी केस स्टडी पर आते हैं। देखो, अनन्या एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से ये रिटेल ट्रेड में है। The firm became liable for registration on 1 October. Okay, 1 October को it became liable for registration और ये 1 April से ट्रेडिंग कर रही है। Done. However, it applied for registration on 10th of October. ठीक है, अगर 1 October को it became liable for registration तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको अप्लाई करना चाहिए। इसने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, 10 अक्टूबर को इसने अप्लाई कर दिया। It had inputs held in stock, semi-finished goods and finished goods. ठीक है, the firm was granted certificate of registration on 5th of November. बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, 5 नवंबर को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया। बताइए व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 1 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आप जिस दिन लायबल हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर जिस दिन आप लायबल हुए थे, दैट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट 5 नवंबर, 1 अक्टूबर, राइट? और अगर इसके पास रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हैं, तो उन सब का क्रेडिट मिलेगा, उन सब का उसको आईटीसी मिल जाएगा। कौन सी डेट पर होने पर आईटीसी मिलेगा? जितना भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स इसके पास 30 सितंबर को होगा, जिस दिन ये लायबल हुआ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे एक दिन पहले, ठीक है? जिस दिन ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले इसके पास जितना भी इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स होंगे, उस पर जो भी आईटीसी दिया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, बशर्ते वो 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो। Ananya and company needs to transport one consignment to the transporter and then to the consignee. Okay? तो इन्हें एक ट्रांसपोर्टर को देना है और फिर कंसाइनी को देना है। द डिस्टेंस विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर है ये, मतलब ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी सेम स्टेट के अंदर है। Between go down of the firm and the transporter is 20 kilometers, okay? And from the place of transporter to the consignee is 99 kilometers respectively. ठीक है, तो अनन्या एंड कंपनी को एक कंसाइनमेंट देना है, पहले ट्रांसपोर्टर को और फिर ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी को। उसके गोडाउन से ट्रांसपोर्टर 20 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी 99 किलोमीटर की दूरी पर है, सब सेम स्टेट में, सब सेम स्टेट में, ओके? All the supplies referred above are intra-state unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the questions 4 and 6, 4 to 6. ठीक? Okay. देखो. Let's look at this. Determine the effective date of registration for Anya and Company. Ananya and Company नहीं है, Anya and Company है. Oh, Anya and Company. हाँ, तो effective date of registration is 1 October. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1 अक्टूबर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, आन्या एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसमें भी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, which of the following statements is true in respect of furnishing of details of conveyance in part B of the e-way bill? ठीक है, तो जब ई-वे बिल बनाया जाता है तो पार्ट ए भरा जाता है और उसके बाद पार्ट बी कौन भरता है? जो भी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है? तो ये ट्रांसपोर्टर्स वगैरह बेसिकली भरते हैं, नॉट एग्जैक्टली द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। पार्ट बी भरा जाता है ट्रांसपोर्टर, ठीक है? पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भरता है, पार्ट ए भरता है द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है? पार्ट ए भरता है द पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब यहां पर लॉ क्या कहता है? यहां पर लॉ कहता है कि अगर आपको सेम स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर माल भिजवाना है, ठीक है? अगर आपको सेम स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर माल भिजवाना है तो आपको पार्ट बी भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब गोडाउन से ट्रांसपोर्टर के पास भिजवाया गया तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर का था। ठीक है, द डिस्टेंस विद इन द सेम स्टेट बिटवीन गोडाउन ऑफ द फर्म एंड द ट्रांसपोर्टर इज 20 किलोमीटर। तो क्या यहां पर पार्ट बी भरने की जरूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं, यहां पर पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब ट्रांसपोर्टर की जगह से कंसाइनी को भिजवाया जाएगा तो टोटल 99 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा, तो क्या यहां पर पार्ट बी भरने की जरूरत होगी? डेफिनेटली, ठीक है? तो जब गोडाउन से ट्रांसपोर्टर के पास गया, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल। लेकिन जब ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के पास जाएगा तो फिर यहां पर ई-वे बिल का पार्ट बी भरना पड़ेगा, ठीक? लेट्स सी। Part B need not be filled in respect of the transport of consignment from godown of Anya Limited, Anya and Company to transporter location. बिल्कुल सही बात है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। Part B need not be filled in respect of transport of consignment from transporter location to consignee's location. ये गलत बात है। Information in Part B is either required in transport of consignment from godown of Anya and Company to transporter location, nor from, अच्छा neither यहाँ nor यहाँ, ये गलत बात है। Information in Part B is mandatory in transport of consignment from godown of Anya to transporter location and from transport, ये भी गलत बात है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ गया है, ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों केस स्टडीज हो गई मेरे ख्याल से, जीएसटी की दोनों केस स्टडीज हो गई। हाँ, 2 आइसोलेटेड एमसीक्यूज बचे हुए, आओ देखते हैं इसको भी। Messrs. Sahani and Company, a partnership firm, imported the following services during the month of February 2025. ठीक है, फरवरी 2025 में इन्होंने सर्विसेज को इंपोर्ट किया। Architect services from Mr. Vipul, a partner of the firm who resides in France, for 1 lakh rupees. Said service was paid but not used for furtherance of business. Okay, ठीक है, तो आर्किटेक्ट सर्विसेज इन्होंने
इनकॉर्पोरेट किया अपने फर्म के पार्टनर से जो फ्रांस में रहते हैं, 1 लाख रुपए की वो की। सेट सर्विस वॉज पेड बट नॉट यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है कोई बात नहीं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर किशोर, अ रिनाउंड लॉयर इन सिडनी हु वाज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ द फर्म। ओके, एक रिनाउंड लॉयर से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इंपोर्ट की सिडनी से, जो कि फर्म का एक एक्स एम्प्लॉई था। द वैल्यू ऑफ द सेट सर्विस वाज 3 लाख रुपीज, इवन दो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नो कंसिडरेशन वाज पेड बाय द फर्म। अच्छा, फर्म ने कोई कंसिडरेशन ही पे नहीं की, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय साहनी एंड कंपनी दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा। सबसे पहली वाली चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली वाली ये जो आर्किटेक्ट सर्विसेज है फ्रॉम मिस्टर विपुल, पार्टनर ऑफ द फर्म हु रिजाइड्स इन फ्रांस, फॉर 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई फॉर अ कंसिडरेशन हुई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई फॉर अ कंसिडरेशन। यहां पर ये नहीं दिया है कि कंसिडरेशन पे नहीं हुई है, यहां पर बस ये दिया है सर्विसेज इंपोर्ट हुई फॉर अ कंसिडरेशन हुई। तो जैसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन होता है, हम चले जाते हैं 7(1)(b) में, हम चले जाते हैं 7(1)(b) में, और 7(1)(b) कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर फॉर कंसिडरेशन हो रहा है तो इट डजंट मैटर कि ये सर्विसेज आप बिजनेस में यूज करने वाले हो या बिजनेस में आप नहीं यूज करने वाले हो। इफ यू हैव पेड एनी कंसिडरेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसको सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। अब हम यहां पर दूसरी बात करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, किससे ली, मिस्टर किशोर से ली, हु इज अ रिनाउंड लॉयर इन सिडनी, हु वाज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ द फर्म। क्या एक्स एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है? मैं यहां पर ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पॉइंट 2 में कंसिडरेशन पे नहीं किया गया। द वैल्यू ऑफ द सेट सर्विस वाज 3 लाख रुपीज, वैल्यू 3 लाख रुपए की है, ठीक है। इवन दो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए आपने सर्विस को इंपोर्ट किया, बट नो कंसिडरेशन वाज पेड बाय द फर्म, नो कंसिडरेशन वाज पेड बाय द फर्म। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन पे नहीं की गई है, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन पे नहीं की गई है, तो फिर आप शेड्यूल 1 के पैरा 4 में आओगे, शेड्यूल 1 के पैरा 4 में आओगे। शेड्यूल 1 ही बात करता है विदाउट कंसिडरेशन वाली सारी एक्टिविटीज जिनको सप्लाई माना जा सकता है, ठीक है। और शेड्यूल 1 का पैरा 4 कहता है कि अगर दो चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो इसको सप्लाई माना जाएगा। कौन सी दो चीजें? एक तो या तो ये रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए या तो डिस्टिंक्ट पर्सन से। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अपनी ही एंटिटी की, अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट की किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी से होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसका बिजनेस का पर्पस होना चाहिए, इसका बिजनेस का पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर पॉइंट नंबर 2 में देखें, अब हम लोग अगर पॉइंट नंबर 2 में देखें तो इट वाज यूज्ड इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया था, बिजनेस पर्पस तो था, लेकिन क्या ये सर्विसेज किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से मांगी गई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि ही इज एन एक्स एम्प्लॉई ऑफ द फर्म। एक्स एम्प्लॉई ना तो रिलेटेड पर्सन होता है और ना ही अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट की कोई डिस्टिंक्ट एंटिटी है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो पाई, और इसलिए शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो दिस थिंग, पॉइंट नंबर 2 इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज नॉट अ सप्लाई। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हुई? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई आपकी 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। डन, ऑप्शन बी इज योर आंसर। Alright, let's move on to the next question, the last question of this mock test paper. Mr. Animesh, a sole proprietor, generated e-challan on 5th December for payment of taxes for the month of November. चालान इन्होंने जनरेट किए। This e-challan will be valid up to 15 दिन वैलिड रहती है, ठीक है। तो 5 + 15 कितना हो गया? 20 हो गया, 20th December। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है सर। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर यहां पर आ गया है। और इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 था वो यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के अंदर जितने भी केस बेस्ड एमसीक्यू से हम लोगों ने वो भी कर लिया, और जितने भी आइसोलेटेड एमसीक्यू से हम लोगों ने वो भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल, और कल मैं आप लोगों को जो आईसीएआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है वहां से एक एक एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो उसको मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं कुछ अच्छे एमसीक्यूज में सेलेक्ट करूंगा, कुछ अच्छे केसेस में उसमें से सेलेक्ट कर लूंगा। ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू डू देम ऑल, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि उन केस बेस्ड एमसीक्यू वाली जो बुकलेट है उसमें सबके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो अगर उसमें सबके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो ऐसे कोई लोड लेने वाली बात भी नहीं है, वो अच्छी बात है, समझ में आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है तो कुछ भी है तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगले 2 दिन हम लोग वो सारे के सारे केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस तरह से मैं प्लान करूंगा कि हम एक डीटी का करें, एक आईडीटी का करें, फिर एक डीटी का, फिर एक आईडीटी का, फिर एक डीटी का, फिर एक आईडीटी का, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 5 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।